नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 250 से अधिक लोगों के निधन की सूचना मिली है, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस बड़ी कष्टकारी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं कभी न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरह से 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके बाद से सभी लोग शोक संतप्त व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बड़ी कष्टकारी घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि ऐसी दुर्घटनाएं कभी न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में 200 से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी गहरा शोक जताया है। रात में हुए एयर इंडिया के विमान के बड़े हादसे में 250 से अधिक 260 या 262 लोगों की स्वर्गवास होने की सूचना है। बड़ा दुखद भी है, बड़ा कष्टकारी भी है, सीखने वाला भी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, यह भी समझने वाला है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कल गए थे, आज मैं टीवी देख रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंचे हैं। चिंता, गंभीरता सब तो है, व्यवस्थाएं सब खड़ी हो रही हैं, परंतु ये ऐसी हानि है जो इर्रिवर्सिबल है, वापस कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। सरकारी तौर पर तो जो आवश्यक सहायता होगी, मैं सोचता हूं कि कहीं कोई बात ही नहीं है, तो ठीक होकर ही रहेगा। मैं अपनी तरफ से भी सारे ही लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, घर वालों को संबल प्रदान करें। और कांग्रेस विधायकों द्वारा ग्रामीणों को गोली मारने की धमकी देने के मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी ऐसा किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन नीति के तहत इस मामले में पूरी ताकत से कार्रवाई होगी। विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में किसी भी पार्टी का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बयान ग्रामीण इलाकों में बढ़ती तनाव की स्थिति के बीच आया है। मैं जानता नहीं हूं इस बारे में, लेकिन इसके जिसने भी ऐसा किया होगा, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बहुत स्पष्टता के साथ पुलिस के दृढ़ मनोबल के लिए कोई व्यक्ति थाने की तरफ गंभीरता से थाने को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, एक क्षण भी नहीं सहा जाएगा। पूरे ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति सरकारी भवनों को चोट पहुंचाने, सरकारी भवनों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। न कोई जात धर्म की तो बात ही नहीं है, कोई पार्टी भी नहीं देखा जाएगा। बहुत ताकत से इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस का मनोबल दृढ़ होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक करने के लिए। अगर किसी ने ऐसा कहा है जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूरी ताकत के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी नेताओं और अरविंद नेताओं केदार कश्यप और विकास कश्यप को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। दीपक बैज ने कहा है कि नेताओं ने हाल ही में धर्म से जुड़ी भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और जो राजनीति भी मर्यादा से हटकर थे। बैच ने कहा है कि अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने इस तरह की व्यक्तिगत और झूठी बयानबाजी पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने पहले भी संबंधित नेताओं से साक्ष्य प्रस्तुत करने या फिर
सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, इसलिए अब कानूनी रास्ता अपनाया गया है। पीसीसी चीफ ने चेतावनी दी है कि या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। इस मामले से छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। बिल्कुल, कल हम लोगों ने अरविंद नेताम जी, केदार कश्यप जी और बैस कश्यप जी, 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले असत्य, झूठ, भ्रामक रूप से धर्म को लेकर टिप्पणियां की, सार्वजनिक रूप से मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस 25 साल की राजनीति में पहली बार हमने देखा कि राजनीतिक से हटकर व्यक्तिगत रूप से इस तरह की टिप्पणियां आई, तो कहीं न कहीं इससे आहत हुई है। और इसलिए मैंने कहा भी कि या फिर आप साक्ष्य प्रस्तुत करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और वही 16 जून से नए शिक्षा सत्र के शुरू होने के साथ ही बीजेपी शाला प्रवेश उत्सव मनाने की तैयारी में है। इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सत्र की शुरुआत के बावजूद राज्य में 1461 स्कूल बंद किए गए हैं, जिसमें शिक्षा क्षेत्र को गंभीर नुकसान हुआ है और खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के छात्र इससे प्रभावित होंगे और उन्हें नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बैज ने कहा कि अगर बीजेपी शाला प्रवेश उत्सव में भाग ले रही है तो सरकार के प्रतिनिधियों को इस स्थिति का गहराई से आकलन करना चाहिए। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया है कि वह केवल दिखावे के लिए काम कर रही है और वास्तविक सुधारों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। दीपक बैज ने कहा कि शिक्षा के मामले में गंभीरता जरूरी है, न कि केवल समारोह और फॉर्मेलिटी। सोलह जून से, हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रही है, लेकिन शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही इस सरकार ने 10,463 स्कूल बंद कर दिया और कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, शिक्षा जगत के लिए बड़ा नुकसान है। और जहां अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों के लिए फिर से नई दिक्कतें आने वाली है, शायद सरकार इसका आकलन नहीं कर पाई है। और अगर शिक्षा का जो बोल रहे थे आप, क्या शाला उत्सव, अगर शाला उत्सव में अगर जा रहे सरकार के जनप्रतिनिधि, मैं समझता हूं एक बार उनको आकलन करना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। और एनसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रभावित हुए व्यापारियों ने नगरपालिका परिषद की बैठक में विरोध दर्ज कराया है। प्रशासन द्वारा हाल ही में 23 दुकानों को तोड़े जाने से लगभग 200 लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्यापारियों ने नपाध्यक्ष, सीएमओ और उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें वैकल्पिक स्थान पर अस्थायी दुकानें दी जाए ताकि वे अपनी आजीविका चला सके। कई छोटे दुकानदारों द्वारा और गुमटी संचालकों को भी हटाने के नोटिस दिए गए हैं, जिससे कि भय का माहौल है। वहीं वर्षों से दुकान चला रहे इन व्यापारियों का कहना है कि अब वे रोजी रोटी के लिए भटकाने को मजबूर हैं। इस विरोध के दौरान व्यापारी विधायक और स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि से भी मिले। व्यापारी चाहते हैं कि प्रशासन पुनर्वास की व्यवस्था कर उनकी समस्या का स्थायी समाधान करे। कलेक्टर सर के निर्देशन में एसडीएम सर भी आए थे, पूरी परिषद, एसडीएम सर, मैं और अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष,
अनुसार जितने भी लोगों की बैठक हुई है उसमें अभी एक कमेटी बनाया जाना है। कमेटी बना के कलेक्टर सर से उसको चर्चा करनी है। उसमें भी जो हमारे पास दुकानें हैं उसको पुनर्वास हेतु व्यवस्थापन के तहत कुछ समय के लिए दिए जाने के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वो किया जाएगा। और जब भी दुकानें बनेंगी अगर वुमेन क्लब में तो फिर इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये निर्णय अभी आज पारित हुआ और ये निर्णय तभी होगा जब हमारे ये जो कमेटी है, कमेटी जो तय करती है नियम शर्त, इसका हम लोग अपने उच्च अधिकारी से अपना उसका अनुमोदन कराएंगे। उनकी सहमति होगी तब परिषद का निर्णय प्लस हमारे उच्च अधिकारी की आदेश के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए। और कोंडागांव की मर्दापाल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने 4 सूत्रीय मांगे रखते हुए कहा कि तेंदुपत्ता, जिसे बस्तर का हरा सोना कहा जाता है, उसकी खरीदी के लिए केवल 1 दिन का समय दिया जाना आदिवासियों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों को लैंपस में पर्याप्त खाद नहीं मिल रही और क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार के युक्तियुक्तकरण निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि इसके बस्तर में 1163 और कोंडागांव में 397 स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे हजारों शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों का रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार रोजगार विरोधी नीति अपनाकर स्थानीय लोगों को धोखा दे रही है। कांग्रेस ने ऐसा निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। फायदा बेसी होतो है मन की जब भी चुनाव हो मन फूट गई है दुनिया बना। और कोंडागांव में 12 जून 2025 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन और सचिव गायत्री साय के नेतृत्व में आयोजित हुआ। अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट ने बाल श्रम अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है और उन्होंने बाल श्रम के दुष्परिणामों, बाल अधिकारों, शिक्षा के महत्व, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह निषेध अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी है। छात्र छात्राओं, प्रशिक्षकों और आम नागरिकों ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामूहिक शपथ ली कि वे बाल श्रम को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देंगे और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। कोंडागांव में 12 जून 2025 को राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा बाल श्रम अपशिष्ट संग्राहक और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए सघन अभियान चलाया गया। कलेक्टर रानूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की टीम ने संयुक्त टीम ने विभिन्न होटलों, ढाबों, गैरेज, रेस्टोरेंट और दुकानों का निरीक्षण किया जहां भी नाबालिग बच्चे कार्य करते पाए गए। वहां संचालकों को कानूनी जानकारी देते हुए समझाइश दी गई और ऐसे के साथ साथ 2 चिन्हित बच्चों की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई और वही शिक्षा विभाग के सहयोग से उन्हें शैक्षणिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम को जड़ से समाप्त करना और बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे बढ़ाना है। मनेन्द्रगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां इको वाहन में 30 पेटी अंग्रेजी शराब तस्करी कर परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा है। ये अवैध शराब मध्य प्रदेश के लाकर खड़गवा के रतनपुर ले जाया जा रहा था, जहां पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने घर दबोच लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वही एक आरोपी फरार है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जब्त शराब की कीमत 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। बताते चले कि फरार आरोपी की तलाश जारी है, साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक इको वाहन में मध्य प्रदेश से अवैध रूप से शराब परिवहन कर छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। उस टीम को लेकर मेरे द्वारा
जाके कोंगापानी DCM 4 नंबर बैरियर के पास, CISF बैरियर के पास में दबिश देकर एक गाड़ी को रोका गया, इको वाहन को, जिसमें 30 पेटी अंग्रेजी गोवा विस्की शराब बरामद किया गया है। जो वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मनोज खटीक के नाम के व्यक्ति द्वारा वो कोतमा से अवैध रूप से शराब मंगाया गया था और किराए पे वाहन लेके उसको रतनपुर क्षेत्र में। राजधानी रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान के तहत 11,11,111 पीपल के पेड़ लगाए गए हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की एक अहम भूमिका होगी। उन्होंने ग्रीन एनर्जी, ऑर्गेनिक खेती और एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी उल्लेख किया है। शिक्षा संस्थाओं के संयुक्त पहल को मुख्यमंत्री ने सराहा और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का संकल्प दोहराया। उनके शिक्षकवृंद, उनके पदाधिकारीगण और छत्तीसगढ़ राज्य गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति के पदाधिकारीगण और उनके सदस्यगण प्रदेश भर से यहां पर एकत्र हुए हैं और संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने वाले हैं, फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आज जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक चुनौती है और उसकी चिंता ये दोनों संस्था कर रहे हैं और संयुक्त रूप से ये सम्मेलन किए हैं। इसके लिए मैं दोनों संस्थाओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह से हमारी सरकार भी इसके लिए चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है एक पेड़ मांग के नाम, उसका भी हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। उसी हिसाब से ये दोनों संस्थाएं अपने जो विद्यालय है वहाँ पर और उनके माध्यम से पीपल का पेड़ ये लोग लगाने जा रहे हैं और गो आधारित खेती पर भी अपने विद्यालयों में बच्चों को जोर देंगे, उसकी शिक्षा ये लोग देने वाले हैं। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और प्रयास में सफल हों, मैं पुनः उनको बधाई दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों में 33 गलितों के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर विकास नहीं दिखता है तो उन्हें चश्मा बदलने की जरूरत है। बीते 11 सालों में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास किया है। आज भारत समृद्ध और सोशल सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर आया हुआ है, उभर कर सामने आ रहा है और देश का अभिमान सम्मान भी बढ़ा रहा है। और देखिए, रायपुर में खड़गे के बयान पर सीएम साय का ये बड़ा पलटवार है, जिसमें कांग्रेस को नहीं दिखता विकास तो वही बदले के चश्मा। और इसी के साथ साथ भारत 11 वर्षों से बना सशक्त और समृद्ध राष्ट्र। तो लगातार देखिए जिस तरह से बीजेपी के 11 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात की जाए तो इस पर अब लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों की बातें कर रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब पलटवार किया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर विकास नहीं दिखता है तो उन्हें चश्मा बदलने की जरूरत है, यानी साफ साफ नसीहत दी जा रही है। अब देखिए 11 वर्षों में ऐतिहासिक विकास इस देश ने किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तो पूरे विश्व में मान और सम्मान हमारे देश का बढ़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों का बढ़ा है और एक समृद्ध और सशक्त देश के रूप में उभरा है। जिस तरह से आपका सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके दुनिया को देश ने दिखा दिया है कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेते हुए जो 11 वर्षों में सबके लिए काम हुआ है। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, सबका बैंक का खाता खोलने का काम, ये सब अभूतपूर्व काम हुए हैं 11 वर्षों में, जिसको पूरा
दुनिया देख रहा है। हर क्षेत्र में, रेलवे के सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, सड़क परिवहन में, हर क्षेत्र में तेजी से 11 वर्षों में विकास हुआ है। अगर ये कांग्रेस को नहीं दिखता है तो उनको चश्मा बदलना पड़ेगा। और भानुप्रतापपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें कि विधायक सावित्री मंडावी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर और राज्य समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान जब सभी बीईओ कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला, जिसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार स्कूलों को जबरन बंद कर रही है। प्रदेश में 10,463 स्कूल बंद किए जा चुके हैं और 45,000 से ज्यादा शिक्षक पद खाली हो चुके हैं, खत्म होने के कगार पर है। और ऐसे में नया सेटअप लगाकर जो है शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने स्कूल बंदी और पद कटौती का फैसला वापस नहीं लिया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रतापपुर में विधानसभा स्तरीय आज संविधान बचाओ रैली आज निकाली गई है। हमारे साथ विधायक सावित्री मंडावी आई है, इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है संविधान बचाओ रैली निकाला गया है, विधानसभा स्तरीय जो रैली निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? आज क्यों रैली निकाला गया? देखिए, आप सब देख रहे हैं संविधान बचाओ रैली। आज हमारा संविधान खतरे में है जी, तो उसको बचाने के लिए आज हम सब पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता आज विधानसभा स्तरीय संविधान रैली यहाँ पर निकाला है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं अभी सबसे जो अहम मुद्दा जो यूपीकरण जो आज पूरा धड़के से चल रहा है, वो आप देखे होंगे मेरे बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे दोनों संभाग पड़ रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सबसे ज्यादा अगर स्कूल बंद हुए थे मेरा भानुप्रतापपुर क्षेत्र में स्कूल बंद हुआ है। तो मैं चाहती ये यूपीकरण के नाम से बहुत जो हमारे शिक्षा गति तेज हो रहे हैं, कई स्कूल बंद हो रहे हैं। तो स्कूल बंद होने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी हमारे समूह की महिलाएं काम करती थी, जो खाना बनाते थे, जो चौकीदार थे, जो चपरासी थे, सबके लिए जो नौकरी उनका भी संकट आ गया है। तो मैं चाहती हूँ सरकार जल्द से जल्द ठोस निर्णय ले और जो पहला हमारा सेटअप था 2008 में बना था उस सेटअप को भी उसको जो था उस सेटअप को लागू रखना चाहिए। 2000 सेटअप वो रहना चाहिए। और साथ ही मैं प्रशासन से ही मांग करूंगी जल्द से जल्द जो इस पर ठोस निर्णय लेके जितने स्कूल जो बंद है उसको पुनः खोला जाए। क्योंकि हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो चाहती थी कि यहाँ के आदिवासी बच्चे से जो है पढ़ाई के शिक्षा के नाम से हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये शिक्षा को और पीछे की ओर धकेल रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये यूपीकरण के नाम से जब बीजेपी की सरकार आती है, जब रमन सर की सरकार थी उस समय भी शिक्षकों पर ऐसे प्राउड हुआ था। अब फिर बीजेपी की सरकार आई है इस समय फिर शिक्षकों के ऊपर जो है इन पर गाज गिर रहे हैं, सबको अतिशय इसके प्रेम रखा जाए, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं ठोस कांग्रेस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।